यस। सबसे पहले हम बात करेंगे बोन क्या होता है। आप बोन्स होती क्या है, आप अगर आप क्या समझते हैं बोन से। जो हमारी बॉडी का जो रिजिड स्ट्रक्चर होता है, जो स्केलेटल होता है, उसको वो हमारा पूरा बोन्स का बना होता है। ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है। हम खड़े हुए हैं तो उस स्केलेटल के कारण ही खड़े हुए हैं। अगर ये बोन्स ये स्केलेटल नहीं होगा तो हमारी बॉडी एक मांस के लोथड़े की तरह होगी। तो बोन्स जो है बेसिकली हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देती हैं। बोन्स का काम होता है कि हमारी बॉडी के हर ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना, हमारी बॉडी के मसल्स को इंटैक्ट करके रखना। और बोन्स का काम होता है कि हमें चलने फिरने में, मूवमेंट में हमारी बॉडी को हेल्प करना। अब ये बोन्स बनी हुई किसकी होती हैं? हमारी बोन्स बनी होती है कोलेजन प्रोटीन की, और बहुत सारे मिनरल्स की, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। इन सब से हमारी बोन्स जो है वो बनी हुई होती हैं। अगर मैं बोन डेंसिटी की बात करूं तो बोन डेंसिटी क्या होता है? बोन डेंसिटी का मतलब है कि हमारी बॉडी में मिनरल्स कितने ज्यादा हैं, हमारी बोन्स में मिनरल्स कितने ज्यादा हैं। कौन कौन से मिनरल? कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। तो ये सब मिनरल्स हमारी बोन्स में कितने ज्यादा हैं। जितने ज्यादा मिनरल्स होंगे तो हमारी बोन डेंसिटी अच्छी बोन डेंसिटी है, हमारी बोन उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होंगी। तो जो नॉर्मल हमारी बोन डेंसिटी होती है, जो नॉर्मल बोन डेंसिटी होती है उसमें हमारे जितने मिनरल्स और जितने फास्फोरस, कैल्शियम एंड हमारा सॉरी, आज मेरा गला बहुत खराब है इसलिए बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। कैल्शियम, फास्फोरस एंड मैग्नीज जितना हमारी उसके अंदर है नॉर्मल बोन डेंसिटी में, तो अगर हमारा नॉर्मल मेंटेन्ड है तो हमारी बोन्स बहुत ज्यादा हेल्दी हैं। और ये हमारी अगर हमारा यही जो है लो होने लग जाता है, ये बोन डेंसिटी, ये मिनरल्स जो है हमारी बोन्स में कम होने लग जाते हैं, तो हम ओस्टोपीनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम से सफर करने लग जाते हैं। जैसे ही हमारे बोन्स के अंदर मैग्नीशियम कम होगा, कैल्शियम कम होगा, फॉस्फोरस कम होगा, तो हम ऑस्टोपीनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम से सफर करने लगते हैं। अब ये ऑस्टोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है? जैसे मैं आपको बताऊं, ऑस्टोपेनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस, जितने मिनरल्स नॉर्मल हमारी बोन्स में होने चाहिए, जितना मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जितना नॉर्मल होना चाहिए, जब हमारा उससे 20% कम होने लग जाता है तो हम ऑस्टोपीनिया की प्रॉब्लम से सफर करने लग जाते हैं। और जब ये मिनरल कंटेंट, ऑस्टोपीनिया हमारी प्री स्टेज होती है, और जब ये मिनरल कंटेंट हमारा 50% तक कम हो जाता है, जैसे पहले 20% कम हुआ तो हम ऑस्टियोपीनिया से सफर करें, और जब ये 50% तक कम हो जाता है तो हम ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम से सफर करने लग जाते हैं। जब तक ऑस्टियोपीनिया की प्रॉब्लम होती है हम प्री स्टेज में होते हैं, हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जब ऑस्टियोपोनिया की पीनिया की प्रॉब्लम में, ऑस्टियोपोरोसिस की स्टेज में हम पहुंच जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है फिर इसको रिवर्स करना। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल हो जाता है। इस स्टेज में आके हमारा जो स्केलेटल है, जो हमारा बोनी स्ट्रक्चर है, वो ही पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। वो मैं अभी आपको कुछ पिक्चर्स के द्वारा भी आपको बताऊंगी। तो इस सब के पीछे कारण क्या होता है? इसके एक तो हमारा जेनेटिक रीजन, एज होता है एक तो कारण, कि हम अगर हमने छोटी एज से ही अपने न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं दिया, हमने अपनी डाइट में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस को प्रॉपरली नहीं लिया, तो एक एज के बाद आने के बाद, 50-55 की एज के बाद आने के बाद हम इन प्रॉब्लम से सफर करने लग जाएंगे। या जेनेटिक रीजंस भी होते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स को ऑस्टोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम रही है तो मे बी आपके साथ भी ये प्रॉब्लम रहे। और आफ्टर मेनोपॉज और हार्मोनल चेंजेस के कारण बहुत सारी फीमेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम आने लग जाती है, ऑस्टोपीनिया की प्रॉब्लम। अगर हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब है, हम बहुत ज्यादा फैटी फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा शुगरी फूड खाते हैं, ये भी एक ऐसा रीजन होता है जो कि हमें ओस्टोपीनिया की तरफ लेकर जाता है। अगर हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट्स बहुत कम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये बहुत, फास्फोरस कम है, तो अभी हम ऑस्टियोपीनिया की प्रॉब्लम से सफर करने लग जाते हैं। अगर हम बहुत लंबे समय से कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, बहुत सारी मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो भी हमारा एक रीजन होता है, क्योंकि ज्यादा मेडिसिन लेना हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को कम कर देता है, और जो हमें ऑस्टियोपीनिया की तरफ लेकर जाता है।
अगर हमारा लाइफस्टाइल बहुत खराब है, हम अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं, स्मोकिंग रेगुलरली करते हैं, तो ये भी हमें ऑस्टियोपीनिया की तरफ लेकर जाता है। अगर हमें लिवर और किडनी डिजीज है तो ये भी हमें ऑस्टियोपीनिया की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि लिवर और किडनी डिजीज के कारण, लिवर और किडनी डिजीज जब हमारा होता है तो हमारी बॉडी जो है विटामिन डी को मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है सही से, क्योंकि जो विटामिन डी हमें सोर्सेज से मिलता है तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। और एब्जॉर्बेबल फॉर्म विटामिन D3 में हमारी बॉडी उसको तभी कन्वर्ट कर पाती है जब हमारा लिवर और किडनी बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। तो अगर लिवर और किडनी प्रॉब्लम हमारे साथ है तब भी हमारी बॉडी में विटामिन D3 की कमी हो जाती है, जिसके कारण हम ऑस्टोपीनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम से सफर करने लग जाते हैं। तो ऑस्टोपीनिया बेसिकली कब होता है? जब हमारी बोन डेंसिटी कम होने लग जाती है। बोन डेंसिटी मीन्स हमारी बोन्स के अंदर फास्फोरस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की कमी होने लग जाती है। अब कौन सी एज ऐसी होती है कि जब हमारी बोन डेंसिटी सबसे ज्यादा अच्छी होती है, बहुत पीक पर होती है? जैसे जब बच्चा एक होता है, पैदा होता है बच्चा, जब ग्रो करता है, धीरे धीरे ग्रो करता जाता है, तो जब वो 20 की एज के आसपास पहुंचता है तो उस 20 और 30 के बीच में उसकी बोन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। उस एज में सबसे ज्यादा हमारी बोन स्ट्रांग होती हैं। लेकिन और अगर हम फीमेल और मेन के कंपैरिजन में देखें तो मेन के अंदर जो बोन डेंसिटी होती है फीमेल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, फीमेल की मेन से कम होती है। अब ये बोन डेंसिटी, जो मिनरल, जो कॉम्पोजिशन है हमारी बोन का, किस एज से गिरना शुरू होता है? 20 से 30 साल की एज में ये बिल्कुल अपने पीक स्टेज पे होता है, और 30 साल की एज के बाद धीरे धीरे ये हमारी बॉडी में डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। हम कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी जो है हमारी बॉडी में होने लग जाती है। और जैसे ही हम 30 साल से अबव की एज में पहुंचते हैं तो आपने देखा होगा ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, हाथ पैरों में दर्द होना, या ब्लड प्रेशर का इरेगुलेट हो जाना, लो ब्लड प्रेशर होना या हाई ब्लड प्रेशर होना, या हार्ट रिलेटेड इश्यूज पैदा होना, या हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होना, ये सारी प्रॉब्लम्स हमें 30 साल की एज के बाद ही आती हैं। क्योंकि 30 साल की एज के बाद हमारी बोन डेंसिटी जो है धीरे धीरे कम होने लग जाती है। और जैसे ही एक फीमेल मेनोपॉज की तरफ पहुंचती है, मेनोपॉज हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है, बोन डेंसिटी और ज्यादा कम हो जाती है। जिन लोगों का मेनोपॉज हो चुका है तो वो इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि मेनोपॉज होने के 1 साल बाद आपने ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फील करी होंगी, कि आपको हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, आप ज्यादा देर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके बाद ये प्रॉब्लम हमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर हम इंडियन एडल्ट्स की बात करें, कि इंडिया में अगर हम नॉर्मल एडल्ट्स को देखें, अगर मेल पर्सन को देखें, तो नॉर्मली 50 की एज के बाद ऐसा होता है कि हमारी बोन डेंसिटी जो है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। मीन्स हमारी बोन में मिनरल्स की कमी होने लग जाती है 50 की एज के बाद। तो हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे इन सब चीजों से बच सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो ऑस्टोपीनिया की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। मीन्स जिनकी बोन्स में 20% तक मिनरल लॉस हो चुका है। तो इस तरह के 50% तक लोग हैं जो ऑस्टोपीनिया से सफर कर रहे हैं। अब जो लोग इस स्टेज में अपनी देखभाल करना शुरू कर देते हैं, सही न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देते हैं, सप्लीमेंट्स अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं, तो वो अपने आप को क्योर कर लेते हैं और अपने आप को बहुत बड़ी एज तक भी हेल्दी एंड स्ट्रांग बना के रख सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल अपने आप को निग्लेक्टेड रखते हैं, अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, तो फिर वो लोग ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम की तरफ पहुंच जाते हैं। अगर हम इंडिया का डेटा देखें तो लगभग 18% लोग ऐसे हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, जिनमें मतलब बोन डेंसिटी बहुत ज्यादा लो हो गई है। अब जैसे ये बोन डेंसिटी लो होती है तो क्या क्या प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है, कि आप कहीं भी हल्का सा भी गिरेंगे तो आपका फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो जाएगा। और खासकर ज्यादा फ्रैक्चर कहाँ होता है? हमारी रिस्ट में होने के चांसेस होते हैं, हिप में होने के चांसेस होते हैं, स्पाइन में होने के चांसेस होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम गिरते हैं तो सबसे ज्यादा हम अपना वेट किस पे लेते हैं? स्पाइन पे लेते हैं, हिप पर लेते हैं, या हाथों पे लेते हैं। तो इसी कारण हाथों पे और स्पाइन में और एंड हिप में, रिस्ट में और स्पाइन में फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? कि आपको बहुत ज्यादा हाथ पैरों में दर्द होता है, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से नहीं जी पाते हैं, खुश होकर
आप अपनी लाइफ को नहीं जी पाते अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम से सफर करने लग जाते हैं तो। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है जैसे ही आप ऑस्टियोपोरोसिस की स्टेज में पहुंचते हैं, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो झुका हुआ हो जाता है। और जैसे ही झुका हुआ होता है आपकी हाइट कम हो जाती है। आपकी हाइट में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, 2-3 इंच के चेंजेस आ जाते हैं जैसे ही आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो झुका हुआ होने लग जाता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो यंग एज में, और अगर उनकी बड़ी एज की आप पिक्चर देखें तो आपको नजर आएगा कि उनका फेस का स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज हो गया है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी बोन्स के अंदर मिनरल्स की कमी हो गई है। बोन डेंसिटी हमारा, क्योंकि न्यूट्रिशन सही नहीं है, हम अपनी डाइट में कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं, तो हमारा बोन स्ट्रक्चर जो है धीरे धीरे, बोन बोन डेंसिटी हमारी कम होने लग जाती है, जिससे हमारा बोन स्ट्रक्चर जो है वो आ, अपनी शेप खो देता है। अब बात आती है कि हमें कब से अपने बोन के लिए सही न्यूट्रिशन के बारे में किस एज से सोचना चाहिए। मैं तो कहूंगी कि हमें चाइल्डहुड से ही, जब हम बच्चे हैं, जब हमारे छोटे बेबीज हैं, बच्चे हैं, उसी एज से हमें सही न्यूट्रिशन के बारे में सोचना चाहिए कि जिससे उनका बोनी स्ट्रक्चर जो उनकी बॉडी का बने, उनकी बॉडी का स्केलेटल हो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। उसके लिए हमें क्या डाइट में ध्यान रखना है? अपनी डाइट में हमें ध्यान रखना है कि हमारी डाइट में कैल्शियम बहुत ज्यादा हो, अच्छी अमाउंट में कैल्शियम हो। कैल्शियम हमें मिल्क से मिलता है, बच्चों को मिल्क दें। अगर बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते हैं तो उनको दही और पनीर दे सकते हैं। रागी दे सकते हैं आटे में मिक्स करके। जो वाइट तिल होते हैं, सफेद तिल होते हैं, उनको पीस कर आप आटे में मिक्स करके दे सकते हैं, जिससे बच्चों की कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी हो। प्लस हम विटामिन डी के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो एग और फिश का इंटेक बढ़ा सकते हैं। और जो लोग वेजिटेरियन है तो वो अपना सनलाइट, सुबह के टाइम की सनलाइट लें। और फास्फोरस हमारी डाइट में पूरा होना चाहिए। फास्फोरस हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, दालों से मिलता है। मैग्नीशियम प्रॉपर होना चाहिए जो हमारे नट्स में हमें मिलता है, कुछ सीड्स के अंदर, दालों के अंदर हमें मिलता है। विटामिन K2 होना चाहिए जो लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है। विटामिन K2 भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि विटामिन K2 की जरूरत क्या है बोन्स के लिए। विटामिन K2 हमारी बोन्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये हमारे ब्लड से कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस को बोन्स में डिपॉजिट करने में मदद करता है, बोन डेंसिटी बनाने में मदद करता है। बोन, जैसे हमारे ब्लड से कैल्शियम मैग्नीशियम तो ले लिया हमारी बोन्स ने, लेकिन उनको डिपॉजिट करने के लिए हमें विटामिन K2 की जरूरत होती है कि बोन डेंसिटी को बनाने में, उनको मिनरलाइज करने में, बोन्स को मिनरलाइज करने के लिए हमें K2 की जरूरत होती है। बोरोन की जरूरत होती है जो हमें एप्पल में, पीचीज में और एवोकेडो में मिलते हैं। बोरोन बेसिकली क्या करते हैं, ये भी हमारे बोन्स के अंदर कैल्शियम एंड विटामिन D के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। विटामिन C बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो लेमन, ऑरेंजेस, मौसमी में मिलता है। ये हमें बच्चों को देना चाहिए क्योंकि ये हमारा बोन कोलेजन बनाने में मदद करता है, विटामिन C। कैल्शियम हमारी बोन्स को स्ट्रांग बनाता है। विटामिन D हमारी बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। फास्फोरस, मैग्नीशियम और विटामिन K हमारी बोन डेंसिटी को अच्छा करने में मदद करते हैं। विटामिन C हमारे बोन्स में कोलेजन बनाने में मदद करता है, बोन कोलेजन बनाने में। और बोरोन हमारी बोन्स में कैल्शियम और विटामिन D को एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। बोरोन बेसिकली क्या करता है, कैल्शियम और विटामिन D को एब्सॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कि जो फॉर्म आपकी बोन्स एब्सॉर्ब करती है उनको एब्सॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोरोन का काम होता है। जैसे अगर अपन क्या कर सकते कि हमारी डेली की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए, जैसे अगर हम देखें हमारी बॉडी में जो डेली की आरडीए, एक मेन में और वुमेन में, आरडीए का मतलब कि रिकमेंडेड डेली रिक्वायरमेंट हमारी कितनी होनी चाहिए। जैसे अगर हम कैल्शियम देखें तो 1000 mg फीमेल में एंड 1000 mg मेल में होनी चाहिए। ये पूरा डेटा लिखा हुआ है, ऊपर आप स्लाइड में देखें। तो अगर आप एक गिलास दूध लेते हैं तो अभी आपको सिर्फ 236 mg कैल्शियम मिलता है आपको, वो भी प्योर दूध होना चाहिए। आजकल आप जानते ही हैं कि दूध हमें कैसा मिल रहा है, उसमें कितना तो पानी का कंटेंट है, कितना केमिकल बेस है, हम लोग नहीं जानते हैं। अगर आप प्योर दूध 200 ml का 4 से 5 गिलास डेली पीते हैं तो जाकर आपकी बॉडी की कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी होती है। अगर आप
पांच एग का योक डेली खाते हैं तो आपकी विटामिन D3 की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। अगर आप 200 ग्राम राजमा डेली खाते हैं तो आपकी मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट पूरा होती है। अगर मैं आपको कहूं कि आप कितना खाते होंगे, 1 कटोरी राजमा खाते होंगे या 2 कटोरी राजमा खा लेंगे, 1 कटोरी राजमा में मुश्किल से आपको 20 ग्राम आपको मैग्नीशियम मिलता है। और जो आपको 200 ग्राम खाएंगे तो आपकी मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और आपके अगर आप 2 या 3 संतरे डेली खाते हैं तो आपकी विटामिन C की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। तो ये जो है इतना सब हम डेली बेसिस पे हम नहीं खा पाते हैं। तो यही रीजन है कि हमारी जो बोन डेंसिटी एज के साथ साथ धीरे धीरे कम होने लग जाती है और हम बहुत सारी प्रॉब्लम से सफर करने लग जाते हैं। जैसे कि मैं आपको जॉइंट्स की बात करूं कि हमारे बॉडी के जॉइंट्स कैसे होते हैं, जॉइंट्स में क्या काम होता है। जॉइंट, जैसे मैंने अभी आपको बोन्स के बारे में बताया, मैं आपको जॉइंट्स के बारे में बता रही हूँ। जैसे ये यहाँ पर जो पिक्चर में दिखाया हुआ है ये नी जॉइंट है हमारा। अब नी जॉइंट में क्या है, देखो ये एक हमारी बोन है ऊपर और ये नीचे बोन है। अब इस जॉइंट के ऊपर एक आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। दोनों जॉइंट पे ये कार्टिलेज की ब्लू कलर की लाइन है। इस कार्टिलेज का काम क्या होता है, इस कार्टिलेज ये जो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह वर्क करता है। जैसे कि आप कहीं भी गिरे तो आपकी बोन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये सारा जितना भी शॉक है, गिरने से जो चोट लगी, ये कार्टिलेज ये चोट अपने ऊपर ले लेता है और आपकी बोन को प्रोटेक्ट करके रखता है कि आपकी बोन प्रोटेक्टेड रहे, उसमें कोई फ्रैक्चर ना हो। ठीक है। फिर है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड क्या है, जो आप ये रेड कलर की लाइन देख रहे हैं ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, और ये बीच में जितना भी लाइट ग्रीन कलर का लिक्विड है ये हमारा साइनोवियल फ्लूइड है। ये क्या करता है, ये हमारे जॉइंट्स को मूव करने में मदद करता है। आप जैसे चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उस सब में आपका ये साइनोवियल फ्लूइड काम करता है। फिर है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं, जो आप दो बोन के पास साइड में पर्पल कलर की लाइन देख रहे हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं जिनको हम टेंडन से लिगामेंट करते हैं कहते हैं। ये दो बोन्स को ज्वाइन करने में मदद करते हैं। इस तरह से जैसे ये मैंने आपको नी जॉइंट दिखाया हुआ है, ऐसे ही हमारी बॉडी के सारे जॉइंट्स जो हैं होते हैं। हर जॉइंट्स के बीच में हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है, साथ में हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो एक बोन को दूसरी बोन से ज्वाइन करते हैं। ठीक है। हमारी बॉडी में इस तरह से 300 जॉइंट होते हैं। 300 जॉइंट होते हैं और 206 बोन्स, 206 बोन्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब ये 300 जॉइंट्स जो होते हैं इसमें कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि मूव नहीं करते, रिजिड होते हैं। जैसे हमारे स्कल में, हमारे ब्रेन में जो जॉइंट होते हैं वो नॉन मूवेबल जॉइंट होते हैं जो कि रिजिड जॉइंट है। और फिर हमारी बैक बोन में होता है हमारा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है। लेकिन हमारे हाथ पैरों के अंदर पूरी तरह से मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। अब क्या होता है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे ही आप एज करने लग जाते हैं, है ना, जैसे ही हम 45 साल से ऊपर की एज में पहुंचते हैं तो क्या होता है कि हम ऑस्टियो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से सफर करने लग जाते हैं। ऑस्टियोपीनिया से भी पहले प्रॉब्लम आती है ऑस्टियो अर्थराइटिस की। ये ऑस्टियो अर्थराइटिस डिफरेंट चीज है, मैंने आपको ऑस्टियोपीनिया एंड ऑस्टियोप्रोसिस बताया। उससे पहले की स्टेज होती है ऑस्टियो अर्थराइटिस। ऑस्टियो अर्थराइटिस में क्या होता है, जैसे ही हम 45 साल से ऊपर की एज में पहुंचे, हमारे जॉइंट में, जो मैंने आपको पीछे अभी लास्ट स्लाइड में दिखाया था, साइनोवियल फ्लूइड, ये ग्रीन कलर का, ठीक है, क्या होता है, ये फ्लूइड कम होने लग जाता है। अब जैसे ये फ्लूइड कम होगा तो क्या होगा, हमारे जॉइंट्स में लुब्रिकेशन कम हो जाएगा, हमारे जॉइंट सही से मूव नहीं कर पाएंगे। अब जैसे वो सही से मूव नहीं करेंगे लेकिन हम काम फिर भी कर रहे हैं, हम अपने जॉइंट से, अपने हाथ पैरों से काम ले रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे हाथ पैरों में स्वेलिंग आने लग जाएगी, स्टिफनेस आने लग जाएगी, स्वेलिंग आने लग जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं ऑस्टियो अर्थराइटिस। ठीक है। पहले प्रॉब्लम आएगी ऑस्टियो अर्थराइटिस की। अब जब ये प्रॉब्लम ज्यादा दिन तक चलती रहेगी, हम ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, अपने आप को क्योर नहीं करेंगे, सप्लीमेंट नहीं लेंगे, तो क्या होगा, फिर हमारे कार्टिलेज लॉस होने लग जाएगा। वो कैसे होगा, जैसे ही आपका ये फ्लूइड कम होगा तो ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं ना, तो ये दोनों आपस में टकराने लग जाएंगी। जब आप अपने जॉइंट से काम लोगे, आप हाथ पैर चलाओगे, घूमोगे, फिरोगे, चलोगे, तो ये जॉइंट्स आपस में टकराने लग जाएंगे। अब जैसे ही कार्टिलेज कार्टिलेज से टकराएगी तो क्या होगा, आपका ये कार्टिलेज जो है वो
ब्रेक होने लग जाएगी जगह जगह से, जिसको हम कहेंगे कार्टिलेज लॉस होने लग जाएगा। और जब ये कार्टिलेज ज्यादा लॉस होने लग जाती है तो हमारी बोन बोन से टकराना शुरू हो जाती है। तब हमें जो पेन होता है वो बहुत ज्यादा पेन होता है, और बहुत ज्यादा स्टिफनेस से हम सफर करने लग जाते हैं। हमें हाथ पैर चलने फिरने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, और हमारे हाथ पैरों में, घुटनों में, हर जॉइंट में क्रैकिंग साउंड टाइप आती है। आप मूव करेंगे तो एक अजीब तरह की आवाज जो है हमारे हाथों में आना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है हम 45 साल की एज के बाद सफर करने लग जाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि हम 45 साल की एज के बाद इन प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं? ये जो मैंने आपको बीच में फ्लूइड बताया, ग्रीन कलर का जो साइनोवियल फ्लूइड है, और ये जो ब्लू लाइन का जो कार्टिलेज है, ये दोनों हमारे ग्लूकोजामीन के बने होते हैं। और ये ग्लूकोजामिन नेचुरल वे में हमारी बॉडी में बनता रहता है। लेकिन जैसे ही हम 45 साल की एज में पहुंचते हैं, तो ये ग्लूकोजामिन का हमारे जॉइंट्स में बनना धीरे धीरे कम होने लग जाता है। जैसे ये कम होने लगता है तो सबसे पहले हमारा साइनोवियल फ्लूइड कम होता है, जिसको हम कहते हैं कि ग्रीस कम हो गई है। जब ग्रीस ज्यादा कम होती है तो हमारी कार्टिलेज जो है आपस में टकराती है, तो वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है। तो मीन्स हमारी जो मेन कमी किसके कारण आई कि हमारे जॉइंट्स में ग्लूकोजामीन की कमी होने लगी, क्योंकि उसका बनना कम हो गया है। अब ये हमारे बोन न्यूट्रिएंट्स हैं, बोन एंड जॉइंट्स के न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर ये न्यूट्रिएंट्स हम अपनी डाइट में ध्यान रखें कि हमें ये न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, तो हम अपने स्केलेटल को, बोनी स्ट्रक्चर को बहुत हेल्दी एंड स्ट्रांग बना के रख सकते हैं हर एज तक। कि जब हम 60-70 की भी एज में भी पहुंचेंगे तो हमारा बोनी स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होगा, हेल्दी होंगे, हम आराम से चल फिर सकेंगे, घूम सकेंगे, अगर हम अपने इन न्यूट्रिएंट्स को ध्यान में रखें। जैसे कि विटामिन डी, जो हमारे बोन्स में कैल्शियम एंड मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। विटामिन सी, विटामिन सी का काम क्या होता है? बोन कोलेजन को बनाना, जो कोलेजन प्रोटीन जो होता है बोन का, उसको बनाने में मदद करना, जिससे हमारी बोन्स मजबूत होती हैं। और विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत ज्यादा रिच होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट में रिच होने के बाद जितने भी फ्री रेडिकल्स आपके बोन सेल्स को अटैक कर रहे हैं, चाहे वो आपके खाने के थ्रू गए हैं, या आपने जो भी खाना खाया है, या कोई मेडिसिन ली है जिसके थ्रू भी फ्री रेडिकल्स आपके बोन सेल्स में पहुंचे हैं, उनको वहां से फ्लश आउट करना, उनको वहां से डिटॉक्स करने में विटामिन सी जो है वो काम करता है। कैल्शियम जो आपकी बोन्स को स्ट्रांग बनाता है, बोन्स की डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। मैग्नीशियम भी आपकी बोन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। मैग्नीज भी आपकी बोन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। एंड ग्लूकोजामीन आपके साइनोवियल फ्लूइड को और कार्टिलेज को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बोन और जॉइंट्स को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। अब अगर मैं बात करूं, तो योसाना हमें दे रहा है ये बोन एंड जॉइंट का हेल्थ पैक है, जिसमें हमारे पास 3 प्रोडक्ट हैं, मैग्नीकेल डी, प्रकोसा एंड बायोओमेगा। इसमें वो सारे न्यूट्रिएंट हैं जो हमारी बोन्स को स्ट्रांग एंड हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। और इनमें से अगर आप तीनों ही प्रोडक्ट लेंगे तभी आपका बोनी स्ट्रक्चर, आपके जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे, क्योंकि तीनों ही आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। यही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। तीनों ही जरूरी हैं, तीनों मस्ट हैं यूज करना, अगर हम अपनी हड्डियों का ध्यान रखना चाहते हैं तो। और ये प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते तो उनको मैं एक बार बता देती हूँ। इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है? इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी ये हमारे सेल्स के ऊपर वर्क करती है, सेलुलर लेवल पे वर्क करती है। हमारी पूरी बॉडी सेल्स की बनी होती है। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। बहुत सारे सेल्स को मिला के हमारे टिश्यूज बनते हैं, बहुत सारे टिश्यूज को मिला देते हैं तो हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे लिवर, स्टमक, किडनी। और बहुत सारे ऑर्गन्स को मिला के हमारी बॉडी का सिस्टम बनता है, और सभी सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो मीन्स सेल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सेल से ही सब कुछ बना हुआ है। तो अगर हमारे सेल हेल्दी होंगे तो हमारी पूरी बॉडी हेल्दी होगी, और सेल्स वीक होंगे तो पूरी बॉडी वीक होगी। तो ये इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो कि यूसाना की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, ये हमारे सेलुलर लेवल पे वर्क करती है, हमारे सेल्स को हेल्दी एंड स्ट्रांग बनाती है।
ये टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या करती है, जैसे हमारी एज बढ़ती जा रही है, लेकिन एज के साथ साथ ये हमारे सेल्स को एजेड नहीं होने देती है, हमारे सेल्स को बूढ़ा नहीं होने देती है, हमारे सेल्स को यंग बना के रखती है। इस टेक्नोलॉजी की खास बात है कि आपके सेल्स एज के साथ साथ बूढ़े नहीं होंगे, वो यंग बने रहेंगे। कैसे ये टेक्नोलॉजी हमारी बॉडी में काम करती है? जैसे कि ये टेक्नोलॉजी क्या, आप अगर आप मार्केट में कंपटीशन में बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स मिलते हैं, आपने कभी लिए भी होंगे, लेकिन आपने देखा होगा कि आप सप्लीमेंट्स लेते हैं लेकिन उसका आपकी बॉडी में कोई रिजल्ट ही नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो मुश्किल से उन सप्लीमेंट का 20 से 25% एब्जॉर्ब कर पाते हैं। लेकिन यूसाना क्योंकि एक साइंस बेस्ड कंपनी है, हमारे प्रोडक्ट साइंस बेस्ड है और ये इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो इन सप्लीमेंट्स को हमारे सेल्स 90% तक एब्जॉर्ब करते हैं। तो 90% तक जब हमारे सेल्स इस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये तीन तरह के तरीके से हमारी सेल्स में हेल्प करते हैं। सबसे पहला, हमारे सेल्स के न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही सेल्स का न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा, हमारे सेल्स अपना काम सही से करेंगे, हमारी बॉडी का फंक्शन ठीक होगा। दूसरा, ये हमारे सेल्स को बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड कर देते हैं। जितना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होंगे उतना ही ज्यादा फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन्स, जितनी भी हार्मफुल चीजें हमारी बॉडी के अंदर गई हैं, चाहे वो सांस लेने के थ्रू गई हैं या पानी पीने के थ्रू गई हैं या खाना खाने के थ्रू गई हैं या किसी हमारे वर्क प्लेस पे जो केमिकल की स्मेल है उसके थ्रू गई हैं, या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जितने भी पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स का इस्तेमाल किया है उनके थ्रू गई हैं, उन सबको बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है। और ये सप्लीमेंट्स हमारे सेल्स को एम्पल अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि हमारी बॉडी से सभी तरह की हार्मफुल सब्सटेंसेस को बाहर निकालने में मदद करते हैं। तीसरा बेनिफिट ये टेक्नोलॉजी क्या करती है कि हमारे सेल्स के सेल रिन्यूअल प्रोसेस को हेल्दी एंड स्ट्रांग बनाती है। ठीक है? क्या होता है, जो कोई भी नया सेल जो हमारी बॉडी में बनता है 90 डेज में वो डेड हो जाता है। एक सेल की लाइफ हमारी 90 डेज की होती है, मीन्स 3 महीने की लाइफ होती है। तो अगर आपने हेल्थ सप्लीमेंट लेना शुरू करा तो 3 महीने बाद जो आपके नए सेल्स बनेंगे वो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग सेल्स बनेंगे, वो आपकी डिजीज फ्री सेल्स होंगे। तो इसको हम कहते हैं सेल रिन्यूअल प्रोसेस। तो ये टेक्नोलॉजी हमारे सेल्स के सेल रिन्यूअल प्रोसेस को हेल्दी एंड स्ट्रांग बनाती है। तो इन तीनों को अगर मिलाकर हम बात करें तो हमारी बॉडी का जो सिग्नलिंग प्रोसेस होता है वो स्ट्रांग होता है। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और ये सारे सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये जैसे ही इनको एक सेल को कोई भी मैसेज मिलता है कि न्यूट्रिशन आ रहा है, एक सेल ने न्यूट्रिशन रिसीव करा तो सारे सेल्स जो है एकदम एक्टिव हो जाते हैं, सबको न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो एक सेल दूसरे सेल्स को मैसेज भेजता है, दूसरा तीसरे को मैसेज भेजता है। इस तरह से सारे ही सेल मैसेज को रिसीव करते हैं और एक्टिव हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी का सिग्नलिंग प्रोसेस जो है वो एक्टिव एंड स्ट्रांग होता है और हेल्दी होता है। तो ये है यूसाना की इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जो यूसाना हेल्थ सप्लीमेंट्स को यूनिक बनाती है। मार्केट में जो और कंपटीशन में मार्केट में जो और हेल्थ सप्लीमेंट मिलते हैं उनसे ये टेक्नोलॉजी हमारे सप्लीमेंट्स को बिल्कुल डिफरेंट और अलग दर्जा दे देती है। बिल्कुल हाई प्रीमियम क्लास सप्लीमेंट जो है ये टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड करती है, जो हमारे सेल्स को ही बूढ़ा नहीं होने देती, सेल्स को यंग बना के रखती है। भारत के लोकसभा इस के नागरिक को भी भारत को सुरक्षित वापस लाया। भारत सरकार की हिदायत जैसे अब ये प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अभी आपको जनरल बताया कि बोन्स क्या होती हैं, जॉइंट्स क्या होते हैं, बोन पे क्या क्या न्यूट्रिशन होता है, कैसे ये हमारी बॉडी में इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी वर्क करती है। अब हमारे पास बोन एंड जॉइंट हेल्थ के लिए तीन प्रोडक्ट है। पहला है मैग्नीकेल डी। इसके अंदर तीन मेन इंग्रेडिएंट है। पहला कैल्शियम। कैल्शियम का की अगर मैं हम बात करें तो 99% हमारी बॉडी का जो कैल्शियम होता है वो हमारी हड्डियों में होता है और हमारे दांतों में होता है। और 1% कैल्शियम होता है हमारे ब्लड में,
जो हमें रोज के काम करने में हमारी बॉडी को काम करता है। जैसे हमारी बॉडी के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना है, रिलैक्स होना है, आप उठेंगे बैठेंगे तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, बॉडी की नसें काम करेंगी, बॉडी के हॉर्मोन्स काम करेंगे, बॉडी के सिग्नलिंग प्रोसेस काम करेगा। आपने किसी चीज को टच करा कि ये चीज गर्म है या ठंडी है, आपके ब्रेन तक जब ये मैसेज पहुंचता है, इन सब के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत होती है। ये 1% कैल्शियम हमारे ब्लड में होती है, जिसके थ्रू, जो हमारे खाने के थ्रू आती है, हमने जो खाना खाया उसके थ्रू ये 1% कैल्शियम जो हमारे ब्लड में आती है, वो हमारी बॉडी के सारे काम करने में मदद करती है, नसों के काम करने में, मसल्स के काम करने में, हॉर्मोन्स के काम करने में, और बॉडी को सिग्नलिंग प्रोसेस सिस्टम को काम करने के लिए। लेकिन जब हम अपनी डाइट में कैल्शियम लेते ही नहीं है तो क्या होता है, हमारी बॉडी को तो ये सारे काम करने हैं, मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट होना है, रिलैक्स होना है, नसों को भी काम करना है, हॉर्मोन्स को भी काम करना है, तो हमारी बॉडी ये कैल्शियम हमारी हड्डियों से और दांतों से लेना शुरू कर देती है। यही कारण है कि जैसे ही हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो हमारी हड्डियां वीक हो जाती हैं, कि क्योंकि बॉडी के हमारे बॉडी जो है हमारी हड्डियों से और दांतों से कैल्शियम लेना शुरू कर देती है। हमारे दांत कमजोर हो जाते हैं 30 साल की एज के बाद। तो अगर हम 30 साल की एज के बाद अपनी डाइट में कैल्शियम मैग्नीशियम को सप्लीमेंट करें तो हम इन बहुत सारी प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम का काम क्या होता है, मैग्नीशियम का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना, हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, हमारी स्लीप को अच्छा करना, हमारे नर्वस फंक्शन को, नर्व्स के फंक्शन को अच्छा करना, मसल फंक्शन को अच्छा करना, हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाने में मदद करना, ये सब काम हमारा मैग्नीज करती है, मैग्नीशियम करता है। ये मैग्नीशियम भी 30 साल की एज के बाद हमारी बॉडी में डिक्लाइन होने लग जाता है। फिर बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी का काम क्या होता है कि हमारे ये जितना भी कैल्शियम और मैग्नीशियम है, इसका बोन में एब्जॉर्प्शन अच्छा हो, क्या गट के अंदर हमारा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छा हो। जब गट के अंदर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तभी तो हमारी बोन में अच्छा होगा। तो इस चीज में मदद करता है विटामिन डी, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। जो कैल्शियम हमारे खाने में हमने लिए है, हम सप्लीमेंट्स के थ्रू या डाइट के थ्रू, वो कैल्शियम विटामिन डी के साथ ही हमारी बोन्स के अंदर एब्सॉर्ब होती है। अब ये यूसाना का मैग्नीकेल डी है, जिसके अंदर हमारा मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन डी के साथ है। साथ में इसमें बोरोन भी है, इस स्लाइड में नहीं लिखा हुआ है, अगर आप बॉटल पे देखेंगे तो बोरोन लिखा हुआ है। बोरोन हमारा बोसवेला प्लांट से लिया गया है, प्लांट एक्सट्रैक्ट होता है। इसका मेन काम होता है कि कैल्शियम का, विटामिन डी का एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना और हमारे बोन्स के अंदर इसका बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होना। हमने ले तो लिया, अगर वो हमारे बोन्स में ही नहीं जा रही तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। उसके लिए बोरोन जो है हमें मदद करता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम इस कैल्शियम के अंदर 1:1 की रेशियो में है। 1:1 की रेशियो में हो, 1:1 का मतलब कि वन, एक टैबलेट में 120 मिलीग्राम कैल्शियम है तो 120 मिलीग्राम ही मैग्नीशियम है। दोनों बराबर मात्रा में है। तो बराबर मात्रा में होने के कारण कैल्शियम कहीं भी हमारी बॉडी में डिपॉजिट नहीं होता है। मैक्सिमम जो कैल्शियम का डिपॉजिशन होता है, अगर आप कंपटीशन में या मार्केट के कैल्शियम लेते हैं तो वो मैग्नीशियम के साथ नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ हमारा ये साइंस बेस्ड प्रोडक्ट है, इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो ये एक बहुत ही यूनिक साइंस पे बनाया गया है, जहां मैग्नीशियम और कैल्शियम 1:1 की रेशियो में है। 1:1 की रेशियो में होने के कारण ये कहीं भी हमारी बॉडी में ना तो स्टोन बनाने का डर है, किडनी में कहीं स्टोन नहीं बनेगा, और ना ही इस कैल्शियम से आर्टरीज में डिपॉजिट होगा। मैक्सिमम जो हार्ट अटैक के जो रीजंस होते हैं वो कैल्शियम डिपॉजिशन होता है। आर्टरीज में जो कैल्शियम डिपॉजिट हो जाती है वो हार्ट अटैक का एक मेन रीजन होती है। लेकिन यूसाना की कैल्शियम कहीं भी आपकी बॉडी में डिपॉजिट नहीं होगी, ना बोन्स, ना सॉरी, ना किडनी में, ना आपकी आर्टरीज के अंदर, क्योंकि यह मैग्नीशियम और कैल्शियम 1:1 की रेशियो में है। और विटामिन D2 के साथ है तो इनका एब्जॉर्प्शन हमारी बोन्स में और बहुत अच्छी तरह से हो जाता है।
ये मैंने मैग्नीकेल के बारे में बताया। अब मैग्नीकेल डी देना किस किस को है ना? आपको देना है जैसे जिनके 30 साल से ऊपर की एज के बाद सभी को मैग्नीकेल डी देंगे। फीमेल्स को खासकर आपको देना है, क्योंकि 30 साल की एज के बाद फीमेल्स में मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी होने लग जाती है। जिन लोगों को रात में नींद अच्छी नहीं आती है उनको आपको मैग्नीकेल डी जरूर देना है। सोने से आप आधा या 1 घंटे पहले 2 टैबलेट खा लें, आपको बहुत साउंड स्लीप आएगी। और जिन लोगों को बार बार नस के ऊपर नस चढ़ जाती है या मसल क्रैम्प्स आते हैं बहुत ज्यादा, सियाटिका पेन की प्रॉब्लम है, तो उनको भी मैग्नीकेल डी जरूर देना चाहिए। मैग्नीकेल डी जो है उस प्रॉब्लम को भी, सियाटिका पेन में और नसों से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और जिन लोगों को नी पेन की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, अगर आप 30 साल की एज के बाद मैग्नीशियम एंड कैल्शियम अपनी डाइट में लेना शुरू कर देते हैं, तो बहुत चांसेस है कि आपको कभी मतलब अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होगी नहीं। चाहे आपका जेनेटिक रीजन भी है अर्थराइटिस की प्रॉब्लम का, आपके पेरेंट्स को प्रॉब्लम है। क्योंकि पेरेंट्स को क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि उन्होंने सही एज में न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं दिया। आज से अगर मैं 10-15 साल पहले की बात करूं तो तब उस टाइम लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। दर्द हो रहा है तो हो रहा है, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं तो आ रहे हैं, क्योंकि एक लाइफ का नेचुरल प्रोसेस है। पहले इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी कि हमें ये चीज रेगुलरली मैग्नीशियम कैल्शियम अपनी डाइट में लेना चाहिए। और हम लेते भी थे तो एक डर लगा रहता था कि कहीं वो किडनी में स्टोन ना बन जाए, कहीं हार्ट में डिपॉजिट ना हो जाए और हमें और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सेफेस्ट फॉर्म है ये कैल्शियम का, जो कि आप हर कोई ले सकते हैं। फीमेल्स को जरूर लेना है 30 साल की एज के बाद। जिन लोगों को नींद नहीं आती उनको लेना है, जिनको अर्थराइटिस प्रॉब्लम है उन्हें जरूर लेना है, और जिनको हाथ पैरों में दर्द रहता है उनको जरूर लेना है। और जिनका ब्लड प्रेशर इरेगुलेट रहता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो उन्हें भी मैग्नीकेल डी जरूर लेना चाहिए। अगर आप मैग्नीकेल डी की 2 टैबलेट डेली लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल आने लग जाएगा। फिर बात आती है प्रकोसा की। प्रकोसा क्या है? अब प्रकोसा का मेन काम क्या है? जो मैंने आपको भी लास्ट वो स्लाइड दिखाई थी ना, जो साइनोवियल फ्लूइड मैंने आपको जॉइंट में दिखाया था, जिसके कारण हमारी हर जॉइंट में प्रॉब्लम आती है। मैं आपको दोबारा दिखा रही हूं कि अगर आप भूल ना गए हो तो। कहाँ गया? ये रहा। ये जो ग्रीन कलर का फ्लूइड जो है, जो मैंने बताया था, ये ग्लूकोजामीन का बना होता है। और ये जो शॉक अब्जॉर्बर हमारी जो कार्टिलेज है, ये भी ग्लूकोजामीन की बनी होती है। ठीक है? तो अब हमें इसी के लिए हमारे पास प्रकोसा है। प्रकोसा में हमारे पास वेजिटेरियन ग्लूकोजामीन है, जो हमारा ये फ्लूइड बनाने का भी मदद करेगा और कार्टिलेज को रीबिल्ड करने में मदद करता है। फिर इसमें करक्यूमिन है। जितना भी आपका कार्टिलेज ब्रेक हो गया है या फ्लूइड कम हो गया है जिसके कारण स्वेलिंग आई है, स्टिफनेस आई है, जितनी भी आपकी इन्फ्लामेशन है, चाहे क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, उसमें आपका करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट, ये हल्दी का एक्सट्रैक्ट होता है, ये मदद करेगा उस स्वेलिंग और स्टिफनेस को कम करने में। फिर इसमें विटामिन सी है, जो आपका बोन कोलेजन बनाने में मदद करेगा और बोन सेल्स को आपको फ्री रेडिकल से, हार्मफुल सब्सटेंसेस से आपके बोन सेल्स को बचाने में मदद करेगा। अब ग्लूकोजामीन का काम क्या होता है? ग्लूकोजामीन आपका, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये आपका साइनोवियल फ्लूइड ग्रीस बनाने में मदद करता है, कार्टिलेज को रीबिल्ड करने में मदद करता है। अगर मैं करक्यूमिन की बात करूं तो ये आपके जॉइंट्स की स्वेलिंग को, सूजन में कम करने में मदद करती है। विटामिन डी की बात करूं तो ये आपके कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, कार्टिलेज को रीबिल्ड करने में मदद करता है। सॉरी, ये विटामिन डी नहीं, विटामिन सी। ये आपके कार्टिलेज को रीबिल्ड करने में मदद करता है, आपका बोन कोलेजन बनाने में मदद करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। और मैग्नीशियम की बात करूं तो ये भी आपकी बोन डेंसिटी को बढ़ाने में मदद करता है और आपके कार्टिलेज को बनाने में मदद करता है। ये सारे ही इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको बताए ये हमारे प्रोपोसा में डले हुए हैं। हमारी एक टैबलेट के अंदर 1500 mg HCl फॉर्म में ग्लूकोजामीन है, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट होता है, बहुत हाई क्वालिटी का ग्लूकोजामीन है,
जो आपकी कार्टिलेज को रीबिल्ड करने में मदद करता है और फ्लूइड को बनाने में मदद करता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, इसके बहुत सारे टेस्टिमोनीज है जिनको प्रकोसा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इवन मेरे हस्बैंड को भी बैक एक की प्रॉब्लम थी, लेकिन इसको खाने के एक हफ्ते बाद ही प्रॉब्लम जो है वो ठीक होना शुरू हो गई। बहुत सारे लोग हैं, नी पेन के पेशेंट हैं, जिन्होंने प्रकोसा और कैल्शियम एंड इसका बायोमेगा का कॉम्बिनेशन लिया, तो उनकी नी पेन की प्रॉब्लम ठीक हो गई। बहुत सारे लोगों को जैसे डॉक्टर ने बोला है कि नी रिप्लेस भी कराना है, लेकिन लोग सर्जरी नहीं कराना चाहते, रिप्लेस नहीं कराना चाहते। तो अगर वो रेगुलरली प्रकोसा, मैग्नीकेल और बायोमेगा रेगुलरली लेते हैं, तो उनको इतना आराम आ जाता है कि उनको चलने फिरने में आराम हो जाता है। मतलब उनकी बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम, जो सीवियर प्रॉब्लम है, उसमें थोड़ा आराम मिलना उनको शुरू मेरी हो मीटिंग जाता है। चल रही है यार। अगर मैं बायोमेगा, जो मैंने अभी आपको प्रकोसा बताया, प्रकोसा की हमें 2 टैबलेट लेनी होती है। इससे पहले मैंने आपको बताया था मैग्नीकेल डी। मैग्नीकेल डी की हमें 2 टैबलेट लेनी होती है। दोनों टैबलेट आप इकट्ठी ले सकते हैं, चाहे आप सुबह लें या रात में लें। जिन लोगों को लेकिन नींद अच्छी नहीं आती है, तो मैं उनको कहूंगी वो रात में सोने से आधा या 1 घंटे पहले लें। अगर नींद की प्रॉब्लम नहीं है तो वो मॉर्निंग में ले सकते हैं। ठीक है। और प्रकोसा जो है, इसकी भी हमें 2 टैबलेट डेली लेनी होती है, लेकिन इसकी दोनों टैबलेट आपको साथ में नहीं लेनी है। एक सुबह नाश्ते के बाद ले लें, तो एक लंच के बाद ले लें, या डिनर के बाद। चॉइस है आपकी, कोई भी 2 टाइम चूज कर लें, दिन में 2 टैबलेट लेनी है। क्योंकि अगर आप इकट्ठी 2 लेंगे तो एक तो यूज हो जाएगी, दूसरी आपकी वेस्ट है। तो दोनों में गैप होना जरूरी है, 4-5 घंटे का। फिर अगर हम बायोमेगा की बात करते हैं कि बायोमेगा में क्या खास बात है, बायोमेगा की जरूरत जॉइंट्स के लिए क्यों पड़ती है। इसके वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन जॉइंट्स में कैसे ये हेल्पफुल रहता है हमारे, अगर हम बायोमेगा डाइट में लेते हैं, तो ये बेसिकली क्या करता है, हमारे जॉइंट्स की स्टिफनेस को, स्वेलिंग को कम करने में मदद करता है। ये हमारे जॉइंट्स में ग्रिप बढ़ाता है। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि एक एज में पहुंचने के बाद ना, 50 साल की एज के बाद, आपने कोई भी चीज पकड़ी वो हाथ से छूट जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी ग्रिप वीक वीक हो जाती है। 50-55 की एज के बाद हमारी ग्रिप वीक हो जाती है, हम अच्छी तरह से कस के नहीं पकड़ पाते हैं। तो बायो ओमेगा, क्या सॉरी, ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है, हमारे जॉइंट्स में ग्रिप को स्ट्रांग बनाता है, कि आपकी पकड़ने की, ग्रिपिंग की जो पावर जो है आपके हाथों में बढ़ जाती है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड का काम होता है कि आपके बोन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सही से हो। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड डाइट में रेगुलरली ले रहे हैं, तो एक तो आपकी बॉडी से कैल्शियम लॉस होना, कैल्शियम लॉस कम होगा, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया की प्रॉब्लम जो है वो आपकी कम होगी। दूसरा, आपका जो कैल्शियम आपने डाइट में लिया है, उसका एब्जॉर्प्शन भी आपकी बोन में ज्यादा अच्छा होगा, अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड अपनी डाइट में ले रहे हैं तो यहां पर हमारे पास ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो ईपीए एंड डीएचए फॉर्म में है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ आप देख रहे हैं ईपीए 660 mg और डीएचए 440 mg। ठीक है। तो ईपीए और डी ओमेगा 3 फैटी एसिड 3 तरह के होते हैं, एक एएलए फॉर्म में, दूसरा ईपीए फॉर्म में, और तीसरा डीएचए फॉर्म में। एएलए फॉर्म में होता है जो हमें सीड से मिलता है, जैसे नट से, बादाम से, अखरोट से, फ्लैक्स सीड से, चिया सीड से मिलता है। ये हमारा एएलए फॉर्म वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। लेकिन हमारी बॉडी जो एब्जॉर्ब करती है, वो ईपीए एंड डीएचए वाला करती है। ईपीए डीएचए का लॉन्गर चेन वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। लेकिन ये ईपीए डीएचए वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो हमें मिलता है नॉन वेजिटेरियन सोर्स से, फिश ऑयल से, या सी एनिमल्स के ऑयल से मिलता है हमें। और जो हमें वेजिटेरियन वाला, एएलए वाला मिलता है, ये हमारी बॉडी कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करती। जब आप नट्स लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, एएलए को ईपीए एंड डीएचए में कन्वर्ट करती है। ईपीए डीएचए में कन्वर्ट करती है उसको, और फिर बॉडी उसको यूज करती है। तो कन्वर्ट करके जो रेशियो आता है ना, वो बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन होती है, जो हमारी बॉडी की ईपीए और डीएचए की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाती है। अगर हमें अपनी बॉडी की ईपीए डीएचए की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, तो हमें बहुत सारे नट्स, बहुत सारे फ्लैक्सीड और बहुत सारे चिया सीड्स खाने पड़ेंगे, तब जाके हमारी बॉडी की ईपीए डीएचए की रिक्वायरमेंट पूरी होती है।
हमारी बॉडी को हेल्दी रख रहने के लिए डेली 1000 mg से 3000 mg EPA DHA चाहिए। और हमारा बायो ओमेगा का एक कैप्सूल आपको 1100 mg EPA DHA दे देता है। 660 प्लस 440 आप टोटल करेंगे तो ये टोटल 1100 mg आ जाएगा। 1100 mg EPA DHA दे देता है। एक कैप्सूल आप अगर डेली लेते हैं तो भी ये आपकी पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट को, नीड को पूरा करता है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि यूसाना का बायो ओमेगा ओमेगा 3 फैटी एसिड तो बहुत कॉस्टली है। बहुत सारे आपके कस्टमर ने ऐसा कहा होगा कि महंगा है, लेकिन ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है। अगर आप कंपेयर करें सही से, आप देखें, आप मार्केट में देखें, बॉटल को टर्न करें, जो मार्केट में कंपटीशन में या मार्केट में जो ओमेगा 3 है या आपका कस्टमर जो कह रहा है उसको आप बॉटल को टर्न करके देखें, उसमें EPA DHA कितना है। जो कॉस्ट है वो डिपेंड करती है EPA DHA कितना है। हमारा एक कैप्सूल 2000 mg का है, उसमें 1100 mg EPA DHA है ना। तो आप बॉटल को टर्न करके देखेंगे कि एक कैप्सूल का कितना साइज है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। अब कॉन्सेंट्रेशन जितनी भी है तो उसमें EPA DHA कितना है, तो आप पाएंगे सभी में EPA DHA लेस देन 500 होगा। टोटल करेंगे तो लेस देन 500 होगा। तो आपको उस ओमेगा 3 कैप्सूल के 2 या 3 कैप्सूल डेली खाने पड़ते हैं, तब जाके आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। यहां आप यूसाना का कैप्सूल अगर एक डेली खा रहे हैं तो भी आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और ये बहुत हाई क्वालिटी का ओमेगा 3 फैटी एसिड है। बहुत हाई क्वालिटी फिशेस से, स्मॉल साइजेस की एक्विशा एंड सर्डाइन फिशेस का ऑयल है, जिसमें कोई हैवी मेटल्स नहीं होते हैं, ट्रांस फैट नहीं होते हैं, हाईली प्यूरिफाई किया गया है इसको। और लेमन ऑयल से इसको फ्लेवर किया गया है जिससे कोई फिशी आफ्टर टेस्ट ना आए, फिशी बब्स ना आए। और प्लस साथ में इसमें विटामिन D3 भी है, जो आपको 200 इंटरनेशनल यूनिट आपको एक कैप्सूल विटामिन D3 का प्रोवाइड कर देता है। हमारी जो डेली की विटामिन D3 की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो 600 IU डेली की होती है। कि अगर आप 600 IU डेली विटामिन D3 ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में विटामिन D3 डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो यहाँ आपको एक कैप्सूल 200 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 प्रोवाइड कर रहा है। और विटामिन D3 इंडिया में हर पर्सन के अंदर प्रॉब्लम है। रेयरली ही कोई पर्सन ऐसा होगा जिसमें विटामिन D3 नॉर्मल है। कोई भी अपना विटामिन D3 का टेस्ट करा के देख लो, लेस देन 50 ही आएगा। अगर वो लेस देन 50 है तो इट मीन्स यू आर डेफिशिएंट ऑफ विटामिन D3। मीन्स आगे जाके आपको ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी अगर आप विटामिन D3 डेफिशिएंट हैं। अगर विटामिन D3 डेफिशिएंट है तो आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होंगे ही होंगे, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो हमें विटामिन D3, और आपका कभी भी वेट लॉस नहीं होगा, वेट आपका हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा। तो हमें विटामिन D3 का बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी होता है अपनी बॉडी में। और बायो ओमेगा का एक कैप्सूल आपको 200 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन D3 भी प्रोवाइड कर रहा है, जो आपकी विटामिन D3 की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। अब अगर मैं बायो ओमेगा के ओमेगा 3 फैटी एसिड के सारे बेनिफिट्स को अगर समराइज करूं, तो ये हमारी बॉडी में किस किस काम आता है, किस किस के लिए बेनिफिशियल है। जैसे जॉइंट्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि जॉइंट्स की स्टिफनेस को कम करता है, जॉइंट्स में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जॉइंट्स को हेल्दी एंड स्ट्रांग बनाने में मदद करता है। इसके अलावा और हमारे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो अगर हम ऊपर टॉप से चले तो सबसे पहले बालों की बात करते हैं। यह हमारे बालों को लंबे समय तक काला रखने में मदद करता है। उससे नीचे आए तो हम अपनी आईज की बात करते हैं, तो यह हमारी आंखों की रोशनी को मेंटेन करने में मदद करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी स्किन को खूबसूरत बनाने में मदद करता है, हमारी स्किन पे ग्लो लाने में मदद करता है। अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड रेगुलरली डाइट में लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में मेलेनिन को रिड्यूस करने में मदद करता है। जिन लोगों के फेस पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, स्किन पे टैनिंग बहुत ज्यादा हो गई है, तो उस केस में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप लेते हैं, आपकी स्किन की का टेक्सचर इंप्रूव होता है, आपकी स्किन बहुत हेल्दी हो जाती है, बहुत ग्लोइंग हो जाती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने से। उसके नीचे अगर बात करें तो ये हमारे हार्ट पे आ जाए
तो हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अच्छा करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, हमारी आर्टरीज को हेल्दी एंड स्ट्रांग बनाने में मदद करता है, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करता है। उससे नीचे आए तो ये हमारे ट्राइग्लिसराइड को कम करने में मदद करता है। ऑर्गन्स के चारों तरफ फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, जो भी ट्राइग्लिसराइड डिपॉजिट हो गया है ये उसको कम करने में मदद करता है। उससे नीचे आए तो हमारे हर जॉइंट को हेल्दी एंड स्ट्रांग बनाने में मदद करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। अगर आप 1000 mg ओमेगा 3 फैटी एसिड डेली ले रहे हैं तो इट मीन्स आपकी पूरी बॉडी की हेल्थ आपके हाथ में है। आप अपनी पूरी बॉडी को हेल्दी एंड स्ट्रांग बना के रख सकते हैं। तो वो हमारा योसाना का बायोमेगा का एक कैप्सूल आपकी पूरी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो ये इससे रिलेटेड मैंने जितना भी आपको बताया, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं।